अब हमें बायोटेक में करना है क्या है, यहाँ का डीएनए काट के यहाँ लगाना है, यहाँ का डीएनए काट के यहाँ लगाना है। अब सवाल ये है कि कोई भी चीज जब आप पढ़ लेते हो उसकी एप्लीकेशन जरूरी है ना। भाई मान के चलो आपने कोई फिजिक्स में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ लेने से काम नहीं बनता, उसको अप्लाई भी करना जरूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो इसी पे है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ कहाँ बायोटेक हमने यूज करी है सिर्फ उसका जिक्र हो रहा है। कहने को तो ये चैप्टर अलग बता रहे हैं बट ये है उसी का पार्ट ही। ठीक है, तो अब जब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में सबसे ज्यादा यूज बायोटेक्नोलॉजी का पता कहां हुआ है? एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, खेती बाड़ी के फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल बायोटेक का वहीं किया गया है। अब सवाल है, मैं कुछ एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जीएमओ। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएमओ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका हम डीएनए चेंज कर देते हैं उन्हें जीएमओ कहा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, एक ऐसे प्लांट जिसका मैंने डीएनए चेंज कर दिया उसे जीएमपी बोलूंगा मैं। अगेन क्वेश्चन आता है, सर आप प्लांट का डीएनए चेंज क्यों कर रहे हो भाई, है ना। भाई इंसान एक ऐसी स्पीशीज जो बिना लालच के कभी अपना हाथ पैर तो नहीं हिलाएगी। तो अगर हमने एक प्लांट में डीएनए चेंज किया तो कुछ तो हमारा रीजन होगा। तो जानते रीजन क्या है ना, रीजन क्या है जो कि हम इसे अप्लाई कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सुनना, रीजन क्या? पहला रीजन है, मैं पहले लिख देता हूं, टू रिड्यूस लाइफ स्पैन, टू मेक एबायोटिक रेजिस्टेंट, बायोटिक रेजिस्टेंट, prevents post harvest losses, nutritional value। देखो जी, क्या रीजन है हमें इसको अप्लाई करने के। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है, मान लीजिए कि भाई हमारे पास जमीन इतना नहीं है, इंडिया में जमीन हमारे पास लिमिटेड है, और आए दिन वो भी जमीन जो है वो कम हो रही है, जो हमारे पास फर्टाइल लैंड है वो कम हो रही है डे बाय डे। लोग घर बना रहे हैं, अपना जो भी है फैक्ट्री बना रहे हैं, तो हमारे पास जब खेती करने की जगह कम हो जाएगी तो हम उसमें खेती भी कम कर पाएंगे। भाई मान के चलो ऐसा एक कंडीशन आता है, किसान कह रहा है मेरे पास जी एक ही जमीन है, ठीक है, और कह रहा है मैं इसी के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी निकाल रहा हूँ। वो कह रहा है कि मेरी एक फसल जो है, मान के चल लीजिए एक फसल मेरी पूरी एक साल में होती है, यानी कि उस एक जमीन में मैं एक साल में एक ही फसल उगा सकता हूँ। कह रहा है बाकी के साथ के लोग हैं वो एक ही जमीन पे दो फसल उगा रहे हैं, तीन फसल उगा रहे हैं, या उनके पास तीन चार जमीन है तो वो तीन फसल एक साल में ले रहे हैं, लेकिन मैं तो एक ही फसल ले पा रहा हूँ। तो उसकी समस्या क्या है, वो ये कह रहा है कि मेरा एक फसल जो है वो 12 महीने ले रहा है। अगर मैं डीएनए की हेल्प से या बायोटेक की हेल्प से अगर मैं उस प्लांट की जो उम्र है वो 12 महीने ना करके 6 महीने कर दूं, 4 महीने कर दूं, तो अगर मैं किसी प्लांट की लाइफ कम कर देता हूं तो उससे उसी जमीन पे वो 4 महीने में अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, बाकी के बचे 8 महीने में किसान दो फसल और उगा लेगा। इससे क्या होगा, कम एरिया में आप ज्यादा फसल उगा सकते हो। तो लाइफ स्पैन को छोटा कर देने से चांसेस, अच्छा ऐसा है जो हम पढ़ते हैं आप सब में नहीं कर सकते, ये किसी किसी प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोटेक आ गया तो आप भगवान नहीं बन गए हो कि आप कुछ भी कर लोगे, बट हाँ बहुत चीजों में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये हम कह सकते हैं। तो एक तो फायदा ये हुआ हमें करने का। दूसरा, ए बायोटिक रेजिस्टेंट। ए बायोटिक माने नॉन लिविंग चीजों से आजकल प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। जैसे बारिश हुई बहुत ज्यादा, प्लांट खत्म हो गए, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, प्लांट तो भी खत्म हो गए। क्या हुआ कि पानी में नमक ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, प्लांट उससे मर गया। सॉइल में ठीक से या न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं थे, प्लांट उस वजह से मर गया। ऐसा कोई भी नॉन लिविंग रीजन जिसकी वजह से प्लांट मर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस। अगर मैं प्लांट को ऐसा बना दूं कि वो कम पानी में भी जी जाए, ज्यादा पानी में भी सर्वाइव कर जाए, कम न्यूट्रिएंट्स में भी जी ले, तो इससे हमारी खेती होने के चांसेस ज्यादा है ना। इसका मतलब हम प्लांट को एबायोटिक रेजिस्टेंट बनाने वाले हैं कि उसे एबायोटिक स्ट्रेस से फर्क
पड़े ही ना। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे भाई मुझे बताओ, क्या सूखे इलाके में प्लांट नहीं देखे जाते? तो इसका मतलब वो प्लांट सूखा झेल ले रहे हैं ना। तो हम ऐसे जीन कलेक्ट करते हैं, अच्छा तेरे में सूखे का टैलेंट है, तेरा जीन निकाल लिया। तेरे में इसका टैलेंट है, हमने इन सब के जीन निकाल निकाल के एक के सेल में लगा दिया और सारी प्रॉपर्टी उसमें आ गई हमारे पास। तो दूसरा हमारा रीजन हो गया ये वाला। तीसरा रीजन, कभी कभी कोई कहता है जी हमें कोई दिक्कत नहीं, जमीन हमारे पास बहुत है, कोई हमें लाइफ स्पेन की टेंशन नहीं है, और हमारे यहाँ कोई सूखा वगैरह नहीं पड़ता है। लेकिन सर हमारे यहाँ ना ये जो कीड़े हैं ये हमारी सारी फसल खराब कर जाते हैं। ऐसा होता है, सुनने में आता है कीड़े खा जाते हैं। इसको बोलते हैं बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक मतलब लिविंग, कोई लिविंग एजेंट फसल आपकी खराब कर रहे हैं। अब अगर मैं उस प्लांट के अंदर कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि उससे कीड़े खाए ही ना। मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। एक बार की कहानी है, जैसे मान लीजिए ये कॉटन है, कॉटन है। एक बार की कहानी है, एक फसल, एक कॉटन की फसल में एक इंसेक्ट ने अटैक किया। एक फसल पे एक बॉलवॉर्म नाम के इंसेक्ट ने अटैक किया कॉटन पे। अब ये कॉटन को खाते। अब सोच लीजिए कि एक फसल में ऐसे 1000 कॉटन के प्लांट लगे हुए थे, इंसेक्ट आते हैं। साइंटिस्ट क्या देखते हैं, 1000 में से मान लो 800 कॉटन तो खा लिए इन लोगों ने, लेकिन 200 कॉटन पे हाथ भी नहीं लगाया इंसेक्ट ने। ओ भाई, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि मान के चलो कोई टेररिस्ट किसी कंट्री पे जाता है, किसी शहर पे जाता है, उस शहर में वो सबको मार देता है लेकिन 10 लोगों को छोड़ देता है। मन में डाउट आएगा ना, 10 को क्यों छोड़ा? आएगा ना, 10 को क्यों छोड़ा? सेम, जब हमारे लिए ये हमारे इंसेक्ट हमारे लिए टेररिस्ट से कम तो है नहीं, अब ये आके हमारी फसल खा खा रहे हैं, लेकिन कुछ कॉटन को हाथ भी नहीं लगाया। तो डाउट आया कि क्यों नहीं लगाया हाथ, इसमें ऐसा क्या था। स्टडी हुई तो पता लगा, जिन कॉटन्स को इन्होंने नहीं खाया था उन कॉटन्स पर एक तरह के बैक्टीरिया पाए जा रहे थे, जिन बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थुरनजेंसिस। ये बैक्टीरिया था। अब सवाल है कि बैक्टीरिया था तो हुआ क्या यार, हमें तो हमने ध्यान से देखा, जिन जिन फसल को इसने खाया उनमें से किसी के पास बैक्टीरिया नहीं था, और जिन जिन में था उसको उसने हाथ लगाया नहीं। एक चीज तो क्लियर होगी, इंसेक्ट की इससे हवा टाइट होती है, इंसेक्ट डरता है इस बैक्टीरिया से। मैंने कहा यार, कहते ना दो के दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमारा दुश्मन कौन है? इंसेक्ट। उसका दुश्मन कौन है? बैक्टीरिया। तो हमारा बैक्टीरिया क्या हुआ? दोस्त। मैंने कहा यार, अगर इसे डरता है ये पूरा इंसेक्ट, तो क्यों ना मैं इस बैक्टीरिया को तनख्वाह पे रख लूं कि बेटा तू एक काम कर, हमारी फसल बचा दे, बदले में हमसे सैलरी ले लियो। अब हमने जानने की इच्छा रखी क्यों ये इंसेक्ट इससे डर रहा है, हमें आई अंदर से जिज्ञासा क्यों डर रहा है। स्टडी हुई तो पता लगा ये बैक्टीरिया क्रिस्टल की फॉर्म में प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? जहां पर भी ये होता है, ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन बनाता है जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में तो नाम क्या दूं मैं? क्रिस्टलाइन प्रोटीन दूंगा ना भाई नाम, आके ना। अब ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, इट इज वेरी हार्मफुल। और इस प्रोटीन को शॉर्ट में क्या बोले हम लोग? क्राई बोले, तो बोलेंगे क्राई प्रोटीन। क्रिस्टलाइन का क्या उठा लिया हमने? क्राई। हमने ये देखा ये प्रोटीन इनएक्टिव होता है, एंड इसको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए, बेसिक पीएच जिसे हम कहते हैं। तो आप ये समझो, कहोगे सर तो क्या हुआ, इस कॉटन पे इनएक्टिव प्रोटीन्स पड़े हैं, काय बात की टेंशन है? जैसे ही इंसेक्ट इसको खाता है, इंसेक्ट को खाते के साथ ही ये क्राई प्रोटीन किसकी बॉडी में आ गया? इंसेक्ट के गट में आ गया। कहां आ गया? और इंसेक्ट के गट में कौन सा पीएच होता है? एल्कलाइन पीएच होता है, बेसिक पीएच होता है। और इस प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? इसका मतलब जब तक ये इंसेक्ट की बॉडी से बाहर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी के अंदर आया तब दिक्कत है। क्या सेटअप बना है ना, कि बॉडी के बाहर दिक्कत नहीं, बॉडी के अंदर दिक्कत है। और जैसे ये प्रोटीन, जैसे एल्कलाइन पीएच हुआ, ये क्राई प्रोटीन क्या हो गया? एक्टिव हो गया। आपको पता है एक्टिव होने के बाद क्या करेगा भाई? जैसे मान के चलो ये इसका फोरगट हो गया, किसका? इंसेक्ट का फोरगट हो गया। तो मान के चल लीजिए इस लाइन से अब पहले क्या आ गया?
फोरगट और ये क्या आ गया, मिडगट आ गया। जैसे ही प्रोटीन इसके गट में आता है एक्टिव होता है, एक्टिव होते ही उसमें स्टिकीनेस पड़ जाती है, चिपचिपा हो जाता है, जिस वजह से वो क्या करेगा, आसपास में जो ये सेल्स प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स, ये क्या है, इन सेल्स के साथ वो प्रोटीन जुड़ जाता है जो एक्टिव हो गया, ठीक है। और जुड़ने का पता क्या करेगा, उन एपिथेलियल सेल्स में छेद कर देता है। और अगर किसी भी सेल में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो पोर्स के क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, आसपास की सेल्स में क्या भरेगा, पानी, आके ना भाई सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, रोकना एक्सेस वाटर को आने देना। अगर पोर क्रिएट कर दिया प्रोटीन ने, तो यहां पर क्या एंटर करेगा, पानी। जब पानी एंटर करेगा तो सेल का साइज तो बढ़ेगा, और सेल का साइज बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, फट जाएगा, उसका फोरगट मिडगट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा का पूरा। अब उसका पूरा गट डिस्ट्रॉय हो गया तो इसकी क्या हो गई, डेथ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये प्रोटीन के अंदर किलिंग नेचर है, ये किसी को मार भी सकता है। मारने को क्या बोलते हैं, क्या, नट, साइडल, साइडल मतलब किलिंग, सुना है, सुसाइड, जीनोसाइड, होम्योसाइड, सुना है, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड। साइड ऑल नॉट साइड में साइड करना नहीं, साइड में किलिंग होता है, क्योंकि ये इंसेक्ट को मार रहा है, इसीलिए इसका नेचर क्या हो गया, इंसेक्टिसाइडल नेचर हो गया। सुना आपने फंगिसाइड, फंगिसाइड मीन्स फंजाई, साइड मीन्स किलिंग। जो फंगस को मारे वो फंगिसाइड, जो वीड्स को मारे वो वीडिसाइड, हर्ब्स को मारे वो हर्बिसाइड्स, और जो पेस्ट को मारे वो पेस्टिसाइड्स, और जो इंसेक्ट को मारे वो। तो इस प्रोटीन का नाम नहीं है इंसेक्टिसाइडल, इसका नेचर है इंसेक्टिसाइडल। तो भैया हमें समझ में, मैंने कहा अच्छा बेटे, इस बैक्टीरिया के इस प्रोटीन से डर रहा था। तो मैंने कहा यार मैं पूरे बैक्टीरिया को तनख्वाह दूं ही क्यों, मैं काम करता हूं ना। ऑब्वियस ही बात है, ये प्रोटीन है, इसके लिए कोई ना कोई जीन तो होगी, जीन तो होगी ना। स्टडी हुई और पता लगा ये क्राई प्रोटीन जिस जीन से बनता है उसका नाम ही है क्राई जीन, हमने रख दिया। सर फर्क क्या है, प्रोटीन में सी कैपिटल रखते हैं, जीन में सारे लेटर छोटे रखते हैं, ये फर्क है। तो ये क्राई जीन हमें पता है, बैक्टीरिया में हमने क्या किया, हमने कहा बेटे बड़ी काम की जीन है, हमने बैक्टीरिया से क्राई जीन निकाल ली। क्या निकाल ली, क्राई जीन, ठीक है। अब सुनो क्या किया हमने, कहा मैं बचाना किसको, कॉटन को बचाना है ना। हमने भाई ये क्राइजीन ली, कॉटन के सीड्स होते हैं, सीड्स में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। हमने सीड के एम्ब्रियो के हर सेल में ये क्राइजीन लगा दी। मान लो उस एम्ब्रियो में 50 सेल थे, 50 सेल में क्राइजीन आ गई, आ गई। अब उस 50 सेल से पूरा कॉटन का प्लांट बनेगा आगे चल के। मान लो पूरी बॉडी में 50,000 सेल है, तो 50,000 सेल में आ गई ये क्या, क्राइजीन। हर सेल के पास जीन है, तो हर सेल के पास क्या बन रहा होगा, क्राई प्रोटीन बन रहा होगा। और पूरे प्लांट में प्रोटीन छा रखा, सर से लेके पांव तक, और सारा प्रोटीन कैसा, इनएक्टिव। इंसेक्ट जहां भी बाइट करेगा गया। तो हमने कहा क्यों रखे बैक्टीरिया को, हम उसके जीन ले लेते हैं ना भाई, बायोटेक तो हमने पढ़ी इसलिए, जीन कहीं से कहीं लगा दो। तो जब हमने कॉटन में इसकी जीन लगाई, तो हमने उस कॉटन का नाम दिया बीटी कॉटन। बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरेंजेंसिस। पहले हमने कॉटन में अप्लाई किया, कॉटन सक्सेसफुल रहा, फिर हमने ब्रिंजल में ट्राई किया, बैंगन में, वहां भी सक्सेसफुल रहा। क्योंकि भाई साहब ऐसा है, डरता है इंसेक्ट इस बैक्टीरिया से। अब और सुनो, इंसेक्ट के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। इंसेक्ट को अपने जैसे, ऐसा है कि इंसेक्ट के जैसे हम ग्रुप बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। अब सवाल ये है, जैसे मान लो डिप्टेरेंस ग्रुप है या लैपिडोटेरेंस ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके फसल में कौन सा इंसेक्ट आ रहा है, पहले देखो वो इंसेक्ट कौन से ग्रुप का मेंबर है, कौन से ग्रुप का मेंबर है। क्योंकि ये ध्यान रखना आप, अगर मान लीजिए इंसेक्ट के हमने 3 ग्रुप बनाए हैं, 1 2 3, मान लीजिए डिप्टेरेंस का ग्रुप में बात कर रहे हैं, डिप्टेरेंस के ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हर ग्रुप, ऑब्वियस बात है कि हर ग्रुप का इंसेक्ट किससे डरता है, क्राइजीन के प्रोडक्ट से डरता है, हाँ कि ना। आपको पता क्राइजीन के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, क्राइजीन 1, क्राइजीन 2, क्राइजीन 3, क्राइजीन 1AB, क्राइजीन 1AC, हर एक टाइप है। आपको कौन सी क्राइजीन लगानी है, ये आपको देखना पड़ता है कौन से ग्रुप का इंसेक्ट आप में अटैक कर रहा है। जैसे मान लो
हम कहते हैं डिप्टेरेंस के ग्रुप हैं, मान लीजिए इनके लिए आपको क्राई टू ए बी लगानी है, मतलब इस ग्रुप का कोई भी मेंबर आ जाए सब किससे मर जाएंगे, क्राई टू ए बी जीन के प्रोडक्ट से मर जाएंगे। तो आपको कौन सी जीन लगानी पड़ेगी, क्राई टू ए बी। अगर मान लीजिए लेपिडोटेरेंस ग्रुप का कोई मेंबर आ गया तो आप यहाँ पे मान लीजिए क्राई वन ए सी लगाएंगे। लेकिन आप सोचो, आप क्राई वन ए सी लगा के डिप्टेरेंस के ग्रुप को रोक लोगे, संभव ही नहीं है। हर ग्रुप के लिए अलग क्राइजीन होती है। क्राइजीन कभी इंसेक्ट से नहीं, उसके क्लास से डिसाइड होती है। तो ये भी आप याद रखना। एनसीईआरटी ने आपको क्राइजीन मेंशन कर रखी है, क्राइजीन 1 एंड क्राइजीन 2 के जो टाइप मेंशन कर रखे हैं। मैं पहले ही बोला, रट्टा रट्टा मारना अच्छे वाला। नीट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई बार, और वो पागल पूछता रहता है। उसमें साफ एक बार आंसर देखियो, जैसे प्रिपरेशन कर रहा हूं। ट्राई टू ए बी, देखो भाई आपको रट्टा मारना, जैसे क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी, ये दो जीन अगर आप लगाओगे प्लांट में तो कॉटन बॉलवर्म कभी अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप क्राई वन ए बी लगा दोगे ना तो कॉर्न बोरर इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा। तो याद रखना, हर इंसेक्ट के ग्रुप के लिए अलग क्राइजीन होती है। कहीं आप सोचो एक क्राइजीन से आप सबको निपटा दोगे, संभव ही नहीं है। ये रट्टा मारना है। ये चीज तो पता कहाँ लिखा करो, किताब में सबसे पहला जो पेज होता है ना, जहाँ पे वो अपना इंट्रो लिखता है, वहीं पे लिख दो चीजें, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके माइंड से स्किप कर सकती हो, हमेशा किताब के सबसे पहले पन्ने पे लिखो, ताकि बार बार आपको पेज ना पलटना पड़े। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया बीटी कॉटन का। अच्छा चलो, ये पता लग गया कि हम बायोटिक से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेकर कराऊं, जल्दी करो, कराता हूँ मैं आपको।